हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, ये लेक्चर ज्योग्राफी का लेक्चर 4th वीडियो है। पिछले 3 वीडियो हम बना चुके हैं ज्योग्राफी का। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप पूजे टेक्निकल क्लासेस को सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पर्वत, माउंटेन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इंडिया के माउंटेन के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे और रिवाइज करेंगे। देखते हैं यहाँ पे पर्वत का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। किस किस तरीके से होता है यहाँ पे जानेंगे। तो पर्वत का निर्माण जो है, एक होता है फोल्डेड माउंटेन, जिसको बोलते हैं मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत। फोल्डार माउंटेन, मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत इसे कहते हैं। ये जो पर्वत होते हैं, दो प्लेटों के पारंपरिक टकराव के फलस्वरूप निर्माण होते हैं। जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो उसके फलस्वरूप जो है फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। जब चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों द्वारा भोड़ या बलन पड़ जाता है, मोड़ या यहाँ पे मोड़ या बलन पड़ जाता है, यानी गांठ पड़ जाता है, तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। जैसे कि यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत कौन कौन है? हिमालय, ये मोड़दार पर्वत के अंदर आते हैं। रॉकी पर्वत, एंडीज़, एटलस और अल्प्स, ये जो सब है सारे किसके अंतर्गत आते हैं? मोड़दार पर्वत के अंदर। तो इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरे टाइप है अवरोधी पर्वत, जिसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। अवरोधी पर्वत किनको बोलते हैं? तो इन पर्वतों का निर्माण जो हुआ है वो धरती के किसी भाग का नीचे धंस जाने या ऊपर उठ जाने से होता है, उसे हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। धरती का ही पार्ट होता है जो कहीं पे नीचा धंस जाना या कहीं पे ऊपर उठ जाना, उसे हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। जानेंगे यहाँ पे जर्मनी का ब्लॉक फॉरेस्ट जो है वो क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज जो है ब्लॉक माउंटेन के अंदर आते हैं। कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत जो है ये ब्लॉक माउंटेन के अंतर्गत आते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक माउंटेन पर्वत यही है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत। इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थों के लगातार जमाव और पर्वत रूप लेने से होता है। जैसे कि जापान का फ्यूजियामा, ये ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत आते हैं। इक्वाडोर का एंकागुआ, अफ्रीका का किलिमंजारो और स्विट्जरलैंड का माउंट टिटिलिस। सब ध्यान रखिएगा। तीसरा जो पर्वत है वो है अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। इसका निर्माण कैसे होता है जानेंगे। यह पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वत हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। यह पर्वत अपरदन के कारण घिसकर छोटे रह गए हैं। किसके कारण? पर्वत अपवर्दन के कारण ये घिस के छोटे रह गए हैं। इनके अंदर कौन कौन से पर्वत आते हैं? जैसे विंध्याचल पर्वत हिमाचल प्रदेश में है, सतपुड़ा का पर्वत, महादेव, पारसनाथ की पहाड़ी जो बिहार में है, इसको ध्यान रखिएगा। पारनाथ की पहाड़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अरावली, ये भी किन के अंतर्गत आते हैं? अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं, रेसिडुअल माउंटेन के अंदर। यूएसए में अपलेशियन इस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? यह पर्वत ज्वालामुखी के लावा तथा कंकड़ पत्थर के एकत्रित होने से बना है। जैसे यूएसए में शास्ता, जापान में फ्यूजियामा, चिली में अंकागुआ, तंजानिया में किलिमंजारो, ये सब जो संग्रहित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जान लेते हैं पर्वत और सर्वोच्च चोटी। काराकोरम, केटू गार्डविन आइस्टीन 8,611 मीटर। हिमालय माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर।
जहाँ बात करें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा की कितनी ऊंचाई है? 8,558 मीटर। नेपाल तिब्बत में स्थित है ये माउंट एवरेस्ट। नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलंगामा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जान लेते हैं। अरावली जो है वो गुरु शिखर, माउंट आबू, विंध्याचल, अमरकंट, यहाँ कभी बर्फ नहीं गिरती। सतपुड़ा, धूपगढ़, सेवन फोल्डर माउंटेन इनको बोलते हैं। अन्नामलाई, अनैमुद्दी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। नीलगिरी, दोदा बेटा तमिलनाडु में है ये। मिजो पहाड़ी, ब्लू माउंटेन, पूर्वी घाट, विशाखापट्टनम, छोटा नागपुर का पठार, पारसनाथ, उत्तरी सह्याद्री, कालसुबाई, दक्षिण सह्याद्री, सुखदेव, भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत है, सबसे दक्षिण में इलायची पर्वत है, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय के उत्तर में 3 पर्वत श्रेणी है। पहला है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। 1906 में स्वान हेडेन, ध्यान दीजिएगा, 1906 में स्वान हेडेन ने इनकी खोज की। इन्हें पामीर की गांव या हिस्सा माना जाता है। हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत पीओके में जहाँ पे स्थित है। नंगा पर्वत से नामच्चा बक्खा अरुणाचल प्रदेश तक है। नामच्चा बक्खा अरुणाचल प्रदेश तक है, जो कि कितना किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर। लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व की सर्वोच्च 100 चोटियां में से 70 हिमालय से ही संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की सर्वोच्च 100 चोटियों में से 70 जो है वो हिमालय से ही संबंधित है। आइए जानेंगे यहाँ पे। हिमालय वास्तव में 3 समांतर श्रृंखलाओं का योग है। 3 समांतर श्रृंखलाओं का योग है। पहला है महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा ब्राह हिमालय। महान हिमालय के बारे में, जिसको ग्रैंड हिमालय बोलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। इसे आंतरिक हिमालय या बृहस्पति हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है महान हिमालय का? 6100 मीटर। 4500 मीटर की ऊंचाई से हिमरेखा प्रारंभ हो जाती है। इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। महान हिमालय की प्रमुख चोटियाँ जैसे कि जम्मू कश्मीर में मासेर ब्रह्म, गासेर ब्रह्म, पाकिस्तान में ये 8,068 मीटर है ये। नंगा पर्वत 8,126 मीटर है ये। उत्तराखंड में कामेट पर्वत, भारत चीन का ये पर्वत है कामेट पर्वत। नंदा देवी उत्तराखंड में है नंदा देवी। नेपाल में कौन कौन है? एवरेस्ट है, लहोत्से है, मकालू है, अन्नपूर्ण है, धौलागिरी, याद रखिएगा इसको, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। धौलागिरी नेपाल में एक धौलाधार है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। गोसाईथान, गौरीशंकर, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, ध्यान दीजिएगा। कंचनजंगा सिक्किम में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा की, जो कि 8,558 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश से नामचा बक्खा। नेक्स्ट है लघु हिमालय। महान हिमालय को हमने पढ़ लिया, लघु हिमालय के बारे में जान लेते हैं, जिसको लिटिल हिमालय बोलते हैं। इसको औसत ऊंचाई जो है 1300 से 4600 मीटर है। इसे मध्य हिमालय या हिमाचल भी कहा जाता है ना, जिसके अनेक स्थानीय नाम हैं। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। देखिए ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और धौलागिरी जो है वो नेपाल में है। उत्तराखंड नागटिब्बा,
मसूरी, ये जो उत्तराखंड में है। यह मुख्यतः चूना पत्थर और क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है। कौन? लघु हिमालय। कश्मीर घाटी महान हिमालय और महाभारत के मध्य स्थित है। इम्पोर्टेंट है ये, आगे देखते हैं। लघु हिमालय की निचली ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मार्ग यानी गुलमर्ग, खिलनमर्ग, सोनमर्ग कहा जाता है तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, काठमांडू और दार्जिलिंग मध्य हिमालय में ही स्थित है। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 350 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई जो है 80 से 100 किलोमीटर है। रिमेंबर, ब्रा हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रा हिमालय को शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं, आउटर हिमालय भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। शिवालिक हिमालय जम्मू कश्मीर से असम राज्य तक फैला है। शिवालिक हिमालय है जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर से असम राज्य तक। शिवालिक की 8 किलोमीटर चौड़ा पूर्व में एवं 45 किलोमीटर चौड़ा पश्चिम में है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1220 मीटर है तथा औसत चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर है। इसका विस्तार पोठोहर पियोकी से कोसी नदी बिहार तक फैला है। ये ब्रा हिमालय के पश्चिम भाग पर दून तथा पूर्व भाग पर दुआर पाए जाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, ब्रा हिमालय के पश्चिम भाग पर दून तथा पूर्वी भाग पर दुआर पाए जाते हैं। हिमालय का विस्तार पढ़ लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में नागहिल, जिसको नागालैंड बोलते हैं, लुसाई हिल मिजोरम में है तथा आराकाना योमा भारत म्यांमार सीमा पर है। ये हिमालय के दक्षिणी विस्तार है। ये हिमालय में गारो, खासी और जैनितिया भी हिमालय का ही विस्तार है। अब कुछ पढ़ लेते हैं हिमालय के दर्रा के बारे में। हिमालय से कौन कौन से दर्रे को निकलता है? दर्रा किसको बोलते हैं? दो पर्वतों के मध्य वह स्थान जो प्रवेश मार्ग का कार्य करते हैं, उन्हें दर्रा बोलते हैं। ये कुछ फीट से लेकर 1 किलोमीटर तक चौड़े होते हैं। भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध दर्रा कौन है? हिमालय में है। खैबर दर्रा आप सब जानते होंगे। खैबर दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो खैबर दर्रा है जो पाकिस्तान के काबुल और अफगानिस्तान के पेशावर को जोड़ता है। रिमेंबर, दूसरा है बोलन दर्रा, ये है जो सिंध को बलूचिस्तान से जोड़ता है। कराकोरम दर्रा ध्यान दीजिएगा, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो कि लद्दाख और चीन को जोड़ता है। यहाँ पे देखेंगे कौन दर्रा किस किस को जोड़ता है। तो कराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है जो कि उत्तरी कश्मीर, जिसको लद्दाख बोलते हैं, और चीन को जोड़ता है। ये भारत के सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी लंबाई कितनी है? 5654 मीटर। बारालाचा जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में जास्कर रेंज में है, जो मंडी और प्लस लेह को जोड़ता है। जो जिला दर्रा है ये भी जम्मू कश्मीर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। कराकोरम जो जिला, ये सब एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। जो जिला दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। रिमेंबर, नेक्स्ट है पीर पंजाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और मुजफ्फराबाद, जो कि पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद को जोड़ता है। यहीं पे पीर पंजाल जवाहरलाल सुरंग यहीं पे स्थित है, पीर पंजाल में, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में। ठीक है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज में जम्मू को और श्रीनगर को जोड़ता है। रोहतांग की बात करें, रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है। नदियों का गार्ज कहा जाता है इसे। ये भी इम्पोर्टेंट है। सिपकिल्ला दर्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। सिपकिल्ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये जो जोड़ता है वो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। कैलाश मानसरोवर के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है ये माना दर्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं
नेक्स्ट है बोमडिल्ला दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोमडिल्ला दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा, ये तावांग घाटी और तिब्बत को जोड़ने वाली ये दर्रा है। दूसरा है दीफू दर्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि भारत और म्यांमार को जोड़ता है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा, इम्पोर्टेंट है, सिक्किम में है नाथुला दर्रा, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने वाली दर्रा है ये। लीपू लेक दर्रा इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड में ये है, तिब्बत तक जाने का मार्ग है ये लीपू लेक दर्रा। यहाँ पे देख लीजिए और भी इम्पोर्टेंट दर्रा यहाँ पे देख लिए। जोजेपल्ला दर्रा जो सिक्किम है, सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। यंगयापा दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन दर्रा से? यंगयापा दर्रा से। नेक्स्ट है तुजू दर्रा जो मणिपुर में है, मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। नेक्स्ट है पांगसाड़ दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो है ये दर्रा जो है वो डिब्रूगढ़ और म्यांमार को जोड़ने वाली दर्रा है। कुछ अन्य दर्रे के भी बात कर ले, जैसे कि बालघाट दर्रा है जो महाराष्ट्र में है, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली ये दर्रा है। नेक्स्ट है घोरघाट दर्रा जो महाराष्ट्र में मुंबई और बेंगलुरु को जोड़ता है ये। नेक्स्ट है थालघाट दर्रा जो महाराष्ट्र में मुंबई और कोलकाता को जोड़ने वाली ये दर्रा है। पालघाट है जो केरल में है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है ये, इम्पोर्टेंट है, रिमेंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं भारत की नदियाँ। भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं? भारत में जो लगभग 400 नदियाँ यहाँ पे है, ठीक ना, कितने 400 नदियाँ हैं, जिसमें कि 14 बड़ी नदियाँ हैं और 44 मंझौली नदियाँ हैं। आइए जानते हैं। कोई नदी जितने क्षेत्र का जल लेकर समुद्र में मिलती है उसे उस नदी का बेसिन या द्रोणी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बेसिन या द्रोणी किसको कहते हैं? कोई भी नदी जितने क्षेत्र का जल लेकर समुद्र में मिलती है उससे उस नदी को क्या बोलते हैं? बेसिन या द्रोणी कहा जाता है। यदि बेसिन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ी है तो ऐसी नदियाँ को बड़ी नदी कहते हैं, तथा जिन नदियों का बेसिन 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से छोटी हो तो ऐसी नदियों को छोटी नदी कहा जाता है। रिमेंबर, किसी नदी में मिलने वाली सभी छोटी नदियों को उसकी सहायक नदियाँ कहा जाती है। ब्रांचेज रिवर हो गया। यदि कोई नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो वे शाखाएं वितरिका कहलाती है। क्या कहलाती है? वितरिका। नदी जिस क्षेत्र में समाप्त होती है उसे उसका मुहाना कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुहाना। रिमेंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैदानी क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाली नदियां अपने साथ सिल्ट या गार्ड लेकर चलती है तथा समुद्र तट पर इस सिल्ट से डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है यहाँ पे जान लिए। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, 10,000 किलोमीटर स्क्वायर। यदि नदी पथरीले इलाके से प्रभावित होती है तो डेल्टा के स्थान पर एस्चुअरी का निर्माण करती है। किस चीज़ का? एस्चुअरी का निर्माण कर देती है। नर्मदा ताप्ती एस्चुअरी का निर्माण करती है। यदि नदी पथरीले इलाके से प्रभावित होती है तो डेल्टा के स्थान पर प्रवाहित होती है। एस्चुअरी का निर्माण करती है। यदि नदी 2 पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है तो रिफ्ट वैली का निर्माण करते हैं। किसकी? रिफ्ट वैली का। रिमेंबर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नदी दिन प्रतिदिन इससे गहरा करती जाती है जिसे गार्ज कहते हैं। रिमेंबर, गार्ज किसको कहते हैं? नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। चंबल नदी अपने मार्ग में महाखाईड का निर्माण करती है। यह अत्यधिक भूमि कटान के लिए जानी जाती है। कोसी नदी पथ विचलन के लिए जानी जाती है। यदि कोई पहाड़ नदी के प्रवाह को प्रभावित करता है तो इसे जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। अरावली और पश्चिमी घाट प्रसिद्ध जल विभाजक है। भारत के 77% नदियों को जब
जल बंगाल की खाड़ी एवं 23% अरब सागर में गिरता है। याद रखिएगा। प्रवाह की दृष्टि से भारतीय जो है नदियों को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है, पूर्ववर्तीय अपवाह और अपवर्तीय अपवाह। पूर्ववर्तीय अपवाह जो है ये नदी अपने मार्ग की बाधाओं को काटकर आगे बढ़ती है। हिमालय की नदियाँ इसी प्रकार की है। अपवर्ती अपवाह ये नदियाँ जो है ढाल की ओर बढ़ती है। किस ओर? ढाल की ओर बढ़ती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ इसी श्रेणी में आती है, अपवर्ती अपवाह श्रेणी में। भारतीय नदियों को 2 अन्य श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया जाता है, वो है हिमालय या उत्तरी भारतीय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। रिमेंबर, आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिमालय या उत्तर भारतीय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज तक का इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूर्ण देखें, लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।